Hi students, welcome back to my YouTube channel Brainiacs Chemistry, and today our topic is calculation of energy of hydrogen atom. How can we calculate the energy of electron in any orbit when electron jumps first orbit to second orbit to first orbit? How can we calculate the energy of electrons? So first of all we find the expression of energy and then we convert it in joule per atom, arc per atom, electron volt per atom, and then we calculated various types of numericals in this segment. This video for especially JEE Mains and advanced and NEET students. So first of all we can say you all of you put pen and paper, और फिर आप पेपर और पेन से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपने सिस्टम को, और धीरे धीरे इस वीडियो को आराम से इसको चेक करेंगे. तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम? तो वी नो दैट इन हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट. ऑल ऑफ यू नो अबाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. दे हैव total energy E equal to kinetic energy plus potential energy. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होता है? ½ mv², ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? -Jd²/r, ठीक है, -Jd²/r ये वैल्यू है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का. क्योंकि ये देखो इसके और इसके बीच का रेडियस r हो गया, और इसको अगर हम लोग e कर लेते हैं -e, इसको हम लोग इसको +e और इसको -e, तो और ये z एटॉमिक नंबर हो गया, यहाँ का ये z एटॉमिक नंबर, तो -Jd²/r हो गया mv². अब देखो mv² इक्वल टू Jd²/r, ये हम लोग रेडियस ऑफ एनर्जी में सीख चुके हैं, ठीक है. अब ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया जाएगा, तो ½ × Jd²/r -Jd²/r ये हो जाएगा. अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? Jd² 2r -Jd²/r हो जाएगा, ठीक है. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लो. अब क्या होगा? एलसीएम ले लिया जाए तो 2r और ये हो जाएगा Jd² -2Jd² हो जाएगा ये. अब क्या हो जाएगा? E इक्वल टू, इसमें से माइनस हो जाएगा तो -Jd²/2r आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब इस देखो इस इक्वेशन में हम लोग r का वैल्यू पुट करने वाले हैं. इस इक्वेशन में क्या पुट करने वाले हैं? r का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे. तो देखो अब r का वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ देखो r का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इस जगह पे, यहाँ देखते जाना. तो आपका हो गया यहाँ E इक्वल टू -Jd² बाई 2 × n²h²/4π² ठीक है. अब ये देखो वैल्यू ऊपर चला जाएगा, तो ये E इक्वल टू हो जाएगा -Jd² × 4π²mze²/2 × n²h². अब ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो हो जाएगा -2π² mz²e⁴. देखो ये माइनस आ गया, -2π² यहाँ कर दिए, यहाँ m कर दिए, और z z² हो गया e²e²e⁴, और नीचे क्या बच गया? n²h². ये nth ऑर्बिट के लिए हम लोग एनर्जी फाइंड कर लिए, nth ऑर्बिट के लिए फाइंड किए. अब देखो nth ऑर्बिट के लिए तो फाइंड कर लिए, लेकिन अब देखो हम लोग और क्या कर रहे हैं इसमें. अब देखो इस जगह पे 4H एटम हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन में क्या होता है? ऑर्बिट 1 और एटॉमिक नंबर भी 1. इन दोनों को यहाँ पुट कर लिया जाएगा, यहाँ और यहाँ और यहाँ. देखो तो E1, क्योंकि n की जगह 1 कर दिए, क्योंकि n का वैल्यू 1 है तो 1 कर दिए.
अब ये देखो -2π²m और जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये कैंसिल, सीधे e⁴ कर दिया और यहाँ भी 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर कैंसिल यानी h²। ये सिर्फ निकला किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, अब यहाँ हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे, रिलेशन बिटवीन En एंड E1, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो देखो En/E1, ठीक है, तो En का वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे -2π²m z² e⁴ बाई n² बाई E1 का वैल्यू देखो -2π²m e⁴ बाई h²। अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा, कैंसिल करना है ना, तो कैंसिल करते हैं इसको। देखो क्या क्या कैंसिल होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, π² कैंसिल, m और m कैंसिल, e⁴ कैंसिल, h² कैंसिल। अब बचा क्या है उधर, देखो बचा क्या है, तो En/E1 इक्वल टू z² बाई n², ये सिर्फ बचा हुआ है। ठीक है, यही बचा हुआ है। अब हम लोग अगर चाहें तो E1 को यहाँ कर दें तो En इक्वल टू E1 इंटू z² बाई n², ये हम लोग का फार्मूला आया ऑल एटम के लिए, सबके लिए अप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, ये सबके लिए अप्लाई होगा। लेकिन अगर फिर इसमें भी अगर हम लोग ओनली हाइड्रोजन एटम का अगर बात करते हैं, ये फॉर ऑल एटम के लिए चलेगा, ये फार्मूला फॉर ऑल एटम। लेकिन कब, जब E1 आपका क्लियर होगा तब, है ना। E1 क्लियर होगा तो Z का वैल्यू रख देंगे, N का वैल्यू रख देंगे, क्लियर हो जाएगा। अब ओनली फॉर H एटम अगर हम बात करें, देखो H एटम के लिए, तो H एटम में अगर मान लो सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट का अगर बात करें, ये तो देखो H एटम में फर्स्ट ऑर्बिट का आया, ठीक है। लेकिन ये अगर H एटम का बात करें तो देखो मान लो En इक्वल टू E1, क्योंकि H एटम के लिए Z का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ Z का वैल्यू 1 कर देंगे, यहाँ देखो z² बाई n² है ना, तो इस जगह पे 1 कर देंगे तो 1 का स्क्वायर ख़त्म, तो En इक्वल टू हो जाएगा E1 बाई n²। अब अगर हाइड्रोजन एटम का फाइंड करना हो सेकेंड ऑर्बिट के लिए, तो यहाँ सेकेंड ऑर्बिट 2 रख देंगे, E1 बाई 4 हो जाएगा। थर्ड ऑर्बिट का करना है तो E3 कर देंगे, E1 बाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग फाइंड करते जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग और निकालते हैं अभी इसका एक्सप्रेशन के बाद रेडियस, एक्चुअल में एनर्जी होता कितना है हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में, एनर्जी होता कितना है ये निकालते हैं। तो देखो अभी उसके लिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो इसको, देखो वीडियो को अच्छे तरीके से देखते जाना है और वीडियो को रोक कर सबको नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो अब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H एटम, ठीक है। हम लोग H एटम के लिए फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखते जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो तो सबको पता है कि En इक्वल टू -2π²m z² e⁴ बाई n² h², ठीक है। अब इसमें देखो बहुत सारा कांस्टेंट है, क्या क्या कांस्टेंट है हम बताते जा रहे हैं। n की जगह 1 कर दिए, -2, पाई का वैल्यू 3.14 स्क्वायर कर दिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम में है, ठीक है। और जेड का वैल्यू 1 का स्क्वायर कर दिए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो देखो 4.8 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में है, ये ग्राम में है। और फिर यहाँ हम लोग n का स्क्वायर और प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻27
ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, इधर लिख दे रहे हैं इधर, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। प्लांक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये सब CGS में है ना, ये सारा CGS में वैल्यू है, SI में नहीं है। अगर SI में लिखेंगे तो ये अलग हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो अब देखो क्या होता है, अब ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स डिजिट आ गया ना, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻11 अर्ग पर एटम। देखो ये वैल्यू आपको याद कर लेना होगा, ये वैल्यू, ठीक है। ये आपका अर्ग पर एटम में आ गया। अब अगर मान लो कोई अगर इसको चेंज करना चाहता है जूल में, तो जूल में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है। 10 कितना होता है 7, यानी -7 माइनस। तो अब अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2.18 इंटू 10⁻11 इंटू -7 जूल पर एटम। कितना हो जाएगा ये जूल पर एटम। तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो ऐड हो जाएगा ना। तो -2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम में आंसर आ गया इसका, ठीक है। जूल पर एटम में आंसर आ गया। हम चाहें तो और भी चेंज करेंगे इसको, अभी और चेंज करते हैं। इसको नोट कर लेंगे, सब लोग इसको नोट करते जाएंगे, है ना, नोट कर लेंगे, ठीक है। अब और निकलते हैं और आते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ थोड़ा और भी देख लो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है 1.6, कितना होता है 1.624 भी लिख सकते हैं, 24 इंटू 10⁻⁻19 जूल, -19 जूल, ठीक है। ओ ऊपर चला गया नहीं, एक सेकेंड, इसको हम ठीक कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ठीक करो, नीचे करो। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, आ रहा है 19 जूल, ये हो गया, ठीक है। और 1 अर्ग इक्वल टू भी है, तो 1 अर्ग इक्वल टू 6.24 इंटू 10⁻11, ठीक है, 10⁻11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लिया इसको। और 1 जूल जो है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁻7 अर्ग, है ना। और हम लोग यहाँ क्या निकाले थे, E1 का वैल्यू -2.18 इंटू 10⁻, कितना निकाले थे 10⁻11 अर्ग पर एटम निकाले थे हम लोग। अब इसको देखो चेंज करते जा रहे हैं, है ना, इसको चेंज कर रहे हैं। अर्ग है तो इसको जूल में हम चेंज करेंगे, तो जूल में चेंज कर रहे हैं, -2.18 10⁻11 इंटू 10⁻7 जूल पर एटम। तो ये हो कितना जाएगा -2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम में आ गया, ठीक है। अब जूल पर एटम में है,
इसको हम लोग पर मोल में चेंज कर रहे हैं। देखो -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 जूल पर मोल में चेंज करते हैं, क्योंकि ये 1 मोल के इक्वल है। अब देखो -18 है, यहाँ 23 है, तो माइनस हो जाएगा, तो होगा कितना बचेगा, 2 और 3 5 बचेगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, -13.12, ठीक है, -13.12 10⁻5 जूल पर मोल, ये आ गया। अब जूल पर मोल को केजी में भी चेंज करना है, तो -13.12 10⁻5, और किलो जूल में चेंज करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड कर दो, ये देखो 1000 से डिवाइड कर दिए, तो जैसे 1000 से डिवाइड करेंगे ये बच गया किलो जूल में, ये आ गया देखो किलो जूल पर मोल में आ गया। तो देखो कैसे होगा, इसका 3 है तो इसका 3 डिजिट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो ये पॉइंट हटेगा तो 2 0 नीचे आएगा, तो 2 0 और 3 0 5 0, तो ये पॉइंट कैंसिल होगा, ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -1312 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये समझते जाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये वैल्यू, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक करके इसको नोट कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आते हैं अभी, ठीक है। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएंगे। इसको नोट करने के बाद फिर से देखिए आपको, फिर इसको हम मिटाते हैं। देखो तो अब मान लो इसको हम लोग को चेंज करना है किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो -2.18 इंटू 10⁻11 इंटू 6.24 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में चेंज कर दी। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है प्लस में, और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखिए आराम से आ गया, कोई टेंशन नहीं हुआ। और देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कितने के इक्वल होता है, 23.06 किलो कैलोरी पर मोल ये होता है। अब हम चाहें तो इसको किलो कैलोरी में भी चेंज करेंगे, तो कैसे, देखिए -13.6 और इंटू 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। अब इसको हम लोग कर ले रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, -313.6 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। अब जिसमें एनर्जी का वैल्यू फाइंड करना हो वो हम लोग लेंगे, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन को नोट कर लेना है, नोट करके हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। देखो अब ये सारा यूनिट में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये हम लोग थोड़ा सा अब इस पर बात करते हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपका है यहाँ, क्वेश्चन यहाँ से मिल रहा है। क्वेश्चन क्या दे रहा है, फाइंड द फर्स्ट 5 बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, फाइंड एनर्जी ऑफ फर्स्ट 5 बोर्स ऑर्बिट ऑफ H एटम, ठीक है, आपको फाइंड करना है। तो अभी हम लोग क्या देखे थे कि हाइड्रोजन एटम के लिए है ना, En = E1/n², हम लोग ये चेक कर चुके हैं, ठीक है, ये चेक कर चुके हैं। तो देखो हम लोग E1 का वैल्यू कितना निकाले थे, E1 का वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम फाइंड किए थे, है ना। तो देखो ये आपका, देखो यहाँ से फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये आपका देखो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, n = 4, n = 5, ये आपका आ गया, ठीक है।
तो अब हम लोग मान लो फर्स्ट ऑर्बिट का निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का देखो निकला हुआ है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेकेंड ऑर्बिट का अगर निकालना होगा तो E2 इक्वल टू -13.6/2 का स्क्वायर 4 कर लेंगे। तो जैसे इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब E3 निकालेंगे तो E3 इक्वल टू -13.6 अब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब मान लो हम लोग E4 निकालेंगे तो E4 निकालेंगे तो -13.6 और यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो ये कितना हो जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.85 इलेक्ट्रॉन, माइनस यहाँ कर देना, ठीक है। अब अगर मान लो हम लोग E5 का निकालते हैं, ठीक है, E5 तो E5 का वैल्यू क्या हो जाएगा -13.6/25 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट 5 ऑर्बिट का हम लोग फाइंड कर लिए, ठीक है। अब देखो और आगे चलो इसको कर लेना, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस है, इस जगह पर न्यूक्लियस है, तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। तो यहाँ देखो जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है तो ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। देखो माइनस से ये धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। और इन्फिनाइट जब हो जाएगा तो उस समय वहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब हम लोग इसको फिर से क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ देखना ये वाला क्वेश्चन को ठीक कर लेना ये जगह, ठीक है। ये आपका N4 का वैल्यू है ना, ये N3 N2। अब यहाँ देखो क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, इस जगह पे देखना क्वेश्चन क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम n इक्वल टू 1, ठीक है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड n इक्वल टू 2 लेवल इन H एटम, इन किसमें H एटम, ठीक है। कैलकुलेट, देखो क्या करना है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड कितना। अब जैसे मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन था और ये कहाँ चला गया, इस जगह पे चला गया। तो अब जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ जाएगा तो इसको कुछ न कुछ तो एनर्जी मिलेगा ना, सप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि E इक्वल टू H न्यू देना होगा इसको, फोटोन एनर्जी देगा, ये ऑब्जॉर्व करके ऊपर जाएगा। तो यहाँ देखो कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए देखो डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 करना होगा, यानी कि ये हो गया वैल्यू, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, ठीक है। तो E2 माइनस E1 करना है, तो E2 माइनस E1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो E2 का वैल्यू कितना -3.4 और फिर -13.6 करना होगा। तो ये कितना आ गया +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन बता रहा है कि एनर्जी क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। ये पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये ऊपर लेवल में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स किसी को एनर्जी लेवल के लिए, ठीक है। इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लेंगे और नोट डाउन करके इसको चेक करते जाएंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग चेंज इन एनर्जी के लिए भी फाइंड कर लेंगे
कि कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन एनर्जी, कैसे चेंज इन एनर्जी निकालेंगे, रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन कैसे है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैसे है, ठीक है। तो बहुत सारा न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बनते जाएगा और हम लोग इस पर करते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और स्प्रेड करते जाना है ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम बनाते चलें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।